अरे भाभी जरा दिखाओ तो आपके भैया ने इस राखी पर क्या नेक दिया है। ये सुनते ही नैना अचानक घबरा गई। मायके से आए कुछ रुपए और एक साड़ी जो उसने अलमारी के पास रखी थी उन्हें जल्दी से छुपाने लगी। चेहरे पर जबरन मुस्कान लाते हुए बोली, अरे कुछ खास नहीं दीदी, बस हल्की फुल्की चीजें। लेकिन उसकी आवाज में छुपी हल्की सी उदासी और झिझक पूजा की नजर से छिप नहीं सकती। उसने नैना के चेहरे को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप दिखाओ ना, जो भी हो उस पर आपका हक है। हमें भी देखना है कि आपके फेको मायके वालों ने क्या क्या दिया है। फेको मायके वाले, ये शब्द जैसे नैना के सीने में चुभ गए। उसका चेहरा उतर गया और वह बस धीरे से बोली, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। पूजा ने तुनक कर अपनी माँ माधुरी जी की ओर देखा और कहा, देखो माँ, भाभी को आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और ये मायके से आया हुआ सामान हमसे छुपा रही हैं। माधुरी जी ने तुरंत तीखी नजर से नैना की ओर देखा और बोली, तो बहू अभी से चोरी करना शुरू, यही संस्कार लेकर आई हो अपने घर से। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। असल में नैना की शादी को अभी 3 महीने हुए थे, लेकिन इस 3 महीने में उसने जितना सहा था उतना शायद किसी ने वर्षों में नहीं सहा होगा। शादी से कुछ ही महीने पहले उसके पिता का निधन हो गया था। रिश्तेदारों की जुबानी जहर उगलने लगी थी। शायद बेटी की शादी की चिंता में हार्ट अटैक आ गया, या फिर लड़की को लड़का पसंद नहीं था, इसी सोच के बारे में चल बसे। पर सच्चाई कुछ और ही थी। जब नैना की सगाई हुई थी और उसने लड़के को पहली बार देखा तो तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। लेकिन घर वालों के दबाव और सामाजिक डर के चलते उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। सगाई हो गई। जब यह बात नैना के पिता को पता चली तो वह खुद उससे बात करने आए। बेटा अच्छा लड़का है, क्या तुम्हें अपने पिता की पसंद पर भरोसा नहीं? नैना कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार यही दोहराती रही, मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी, मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी। माँ ने तो उसे बहुत समझाया पर वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच अगले दिन उसके पिता काम के सिलसिले में हैदराबाद जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने नैना से कहा, बेटा तुम्हारी शादी की तैयारियां और दहेज के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनकर नैना तब भी चुप रही। उसके पिता ने सिर झुकाया और चले गए। कौन जानता था कि उनकी आखिरी विदाई थी। हैदराबाद पहुंचते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें चक्कर आया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब ये दुखद खबर नैना और उसके घर वालों तक मिली तो पूरे घर में मातम छा गया। हर कोने में सिर्फ रुलाई और चीखें गुजरने लगी। माँ, भाई, बहन सब जोर जोर से रोने लगे, लेकिन नैना वो बिल्कुल चुप थी, जैसे उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। बस एक ही बात बार बार दोहराती जा रही थी, पापा आप आ जाओ, आप जिससे कहोगे मैं उसी से शादी करूंगी, प्लीज पापा आप वापस आ जाओ। और फिर एक पल वो खुद ही बुदबुदाती, नहीं ये मेरे पापा नहीं है, ये उनका हमशक्ल है, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। गांव भर के लोग जमा हो गए। कोई कहता शादी की चिंता ने ले ली इनकी जान, तो कोई रिश्तेदार कहता अगर नैना ने अपने पिता को टेंशन ना दी होती तो शायद वो जिंदा होते। किसी ने कहा सगाई और शादी के खर्चे की टेंशन उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी ये ऊपर वाला ही जानता है। इसी बीच ये खबर अंकित के घर वालों तक भी पहुंच गई। पूरे घर के साथ अंकित भी दिल्ली से दौड़ता हुआ आया। सभी दुख में डूबे हुए थे। दाह संस्कार के बाद जब अंकित और उसका घर वाले दोबारा नैना के पास पहुंचे तो गांव के लोग कानाफूसी करने लगे, अब तो ये शादी नहीं होगी, अब कौन करेगा बेटी की शादी? ये बातें जब अंकित के पिता सज्जन बाबू के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उस समय उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिन बाद जब घर थोड़ा संभला तो सज्जन बाबू और अंकित नैना के घर आए। सज्जन बाबू ने बड़े सम्मान से कहा, समधन जी मुझे आपसे एक बात करनी है। ये सुनते ही नैना की माँ का चेहरा उतर गया। दिल में आशंका उठी, लगता है कि रिश्ता तोड़ने आए हैं। पर अगले ही पल सज्जन बाबू ने भावुक होकर कहा, समधन जी कृपया इस शादी की चिंता मत कीजिए, ये शादी होगी जरूर होगी और दहेज में हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा इतना कमाता है कि उसे किसी दहेज की जरूरत नहीं। आप बस अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। ये सुनकर नैना की माँ की
आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे के पीछे खड़ी नैना भी ये सब सुन रही थी। उसका दिल भर आया। उसे खुद पर शर्म आने लगी। जिस लड़के से मैं शादी नहीं करना चाहती थी और वो उसका परिवार कितना अच्छे हैं। वो फर्श पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोने लगी। जब ये बात अंकित की माँ और बहन को पता चली तो सज्जन जी ने नैना के मायके से दहेज नहीं लिया तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। अंकित की माँ ने झल्लाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? पूरा दहेज क्यों छोड़ दिया? आपके दोनों बेटे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ाएंगे और कोई सामान भी नहीं लेंगे। अपने बड़े बेटे आकाश के बारे में सोचिए। उसकी शादी में हमने भर भर के दहेज लिया था, हर जरूरी सामान लिए थे। तभी पीछे से बड़ी बहू संध्या की आवाज आई, नहीं मम्मी जी, मेरे पापा तो पापा जी के नजर में बहुत अमीर थे, इसीलिए पापा जी को मेरे पापा के ऊपर दया नहीं आई थी। ये सुनकर सज्जन जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उसके पिता की मौत हो गई है। ऐसे समय पर अगर हम लोग दहेज छोड़ भी दिया तो क्या हो गया? तुम्हें उसकी हालत पर जरा भी दया नहीं आ रही है? इस पर अंकित की माँ तीखे लफ्ज में बोली, तो फिर आपने ऐसे घर में शादी ही क्यों तय की? सज्जन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं जानता था कि उस बच्चे के पिता के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा? अगर आज मुझे कुछ हो जाए, क्या तुम पहले से जानती थी कि मुझे कुछ हो जाएगा? ये सुनते ही ये सब चुप हो गए, लेकिन हर किसी के मन में एक खिन्न भर गई। शादी के दिन नजदीक आ गए थे। घर में चहल पहल की तैयारियां में गूंजी थी, लेकिन एक शख्स की कमी हर किसी को महसूस हो रही थी, नैना के पिता की। नैना के दिल में उनके पापा का बस एक बात गूंज रही थी, बेटी तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। और एक ओर नैना दुल्हन के जोड़े में सज रही थी, दूसरी ओर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बार बार यही सोच रही थी, काश मैं पापा से आखिरी बार बात कर ली होती। शादी का समय हो गया। नैना की माँ ने जैसे ही अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा, वह अपने आंसू को रोक न सकी। माँ को रोता देख नैना भी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका होने वाला पति अंकित पास आया, उसका हाथ थामा और प्यार से बोला, मैं हूँ ना, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, मेरे पापा को अपना ही पापा समझो। ये सुनकर नैना की आंखें में जैसे उम्मीद की किरण चमक उठी। उसे लगा जैसे अंकित में ही उसकी पापा की झलक है। कन्यादान का समय आया। नैना का भाई विक्रम जब उसका हाथ अंकित के हाथों में दे रहा था तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नैना भी खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। अंकित ने फिर उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, जो हुआ बीत गया, लेकिन अब से तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशियों के आंसू आने चाहिए। ये सुनकर नैना ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप मुस्कुरा दी। विदाई के समय नैना अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब वो घर ही तेरा घर है, वहाँ सभी लोग अपने होंगे। अपने ससुराल को अपनापन देकर ही घर को बसाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद नैना अपने भाई विक्रम के पास गई और रोते हुए बोली, भैया तुम कैसे रहोगे, मुझे मिलने आओगे ना? विक्रम ने आंखें पोंछते हुए कहा, दीदी तू चिंता मत कर, मैं राखी पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। विदाई के बाद जब नैना के ससुराल में चौखट पर कदम रखा तो उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। ढोल नगाड़े, फूलों की वर्षा और रस्मों के बीच एक मुस्कुराहट थी, लेकिन नैना के दिल में पापा की कमी साफ झलक रही थी। बार बार मना करने के बावजूद नैना की माँ ने उसे कुछ जरूरी सामान विदाई के समय दे दिए थे, लेकिन सबके मन में यही टीस थी, बिना दहेज की शादी। शादी के दूसरे दिन ही नैना की सास माधुरी देवी ने उसे रसोई के काम में लगा दिया। अब बड़ी बहू संध्या कोई काम नहीं करती। पूरे घर का भार नई बहू नैना पर आ गया था। वह अभी सब कुछ सीख रही थी, लेकिन हर काम दिल से करती थी। मगर जब कोई काम छोटी मोटी गलती हो जाती तो उसे ताने मिलते, काम तो आता नहीं और घर में रानी बनकर बैठी है, मायके से कुछ लाई नहीं और यह आराम चाहिए। ये सब देखकर अंकित का दिल दुखी होता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। धीरे धीरे ताने सुनना नैना की आदत बन गई थी। रक्षाबंधन का दिन आया। संध्या का भाई एक दिन पहले ही ढेर सारा सामान लेकर आया, मिठाइयाँ, गिफ्ट, नगद पैसे, सब कुछ। ये देखकर माधुरी जी बोली, देखो इसे कहते हैं असली मायका, इतना सामान लाया है। संध्या का भाई नैना चुपचाप ये सब सुनती रही और कमरे में चली गई। अगले दिन जब संध्या अपने भाई को राखी बांधी तो उसके भाई ने 7,000 रुपए नेक में दिए। माधुरी देवी खुशी से बोली, बहू तुम्हारे भाई तो दिल खोल दिया। तभी नैना का भाई विक्रम घर आया। नैना
उसे पानी देने चली गई। इधर माधुरी देवी और अंकित की बहन पूजा संध्या के भाई से बातें करने लगी। नैना ने मुस्कुराकर विक्रम को राखी बांधी। विक्रम अपनी जेब से 600 रुपए और एक पुरानी साड़ी निकाली और नैना को दे दी। नैना ने थोड़ा मायूस से वह साड़ी और रुपए संभाले। वह जानती थी कि घर में कमाने वाला अब कोई है नहीं। माँ ने जैसे तैसे नेक भिजवा दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे भाभी, क्या दिया है आपके भैया ने, जरा हमें भी दिखाओ। ये सुन नैना घबरा गई और सामान छुपाने लगी। पूजा ने व्यंग से कहा, अरे भाभी, हमसे क्यों छुपा रही हो? देखो ना माँ, भाभी अभी से छुपाने लगी हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगी। इतने में सास माधुरी देवी ने जबरदस्ती अलमारी खोलकर साड़ी निकाल ली। देखते ही बोली, अरे ये तो पुरानी साड़ी है और ऐसा लगता है 300-400 की होगी। फिर रुपए देखते ही ताना मारा, वाह, शादी में दहेज भी नहीं लाए और नेक में भी कंजूसी, क्या हालत है तुम्हारे मायके वालों का। ये सुनते ही विक्रम की आंखें भर आई। वह चुपचाप वहाँ से उठा, बिना कुछ कहे वापस अपने घर चला गया। तभी संध्या भी वहाँ आ गई। नैना सिसकती हुई बोली, माँ जी, हमारे घर में पैसा की बहुत कमी है, माँ जो कर सकी है वो भेजिए। माधुरी देवी गुस्से में बोली, जब हालत इतनी बेकार थी तो इतनी बड़ी जगह शादी क्यों की? तुम्हारे घर वालों को अपनी औकात देखनी चाहिए। संध्या ने भी ताने मारा, माँ जी, पापा जी की गलती थी। अगर वो बिना दहेज की शादी पर जोर न देते तो इसके मायके वाले कहीं न कहीं से पैसे जुटा ही लेते, चाहे जमीन बेचनी पड़ती। तभी पीछे से एक आवाज आई, बस बहुत हो गया तुम तीनों का नाटक। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सज्जन जी खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। सज्जन जी तेज कदमों से आगे आए और गुस्से में बोले, क्या तुम लोग एक मासूम लड़की पर इतना जुल्म ढा रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आती? घर का सारा काम ये अकेले करती है, फिर भी दिन रात तुम लोग उसे ताने सुनाती हो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी की तरफ घूरते हुए कहा, और तुम माधुरी अभी क्या कर रही थी? औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी क्यों की? तो सुनो, तुम्हारे बाप की कौन सी बड़ी औकात थी जो हमसे शादी कर दी थी? मेरी सरकारी नौकरी थी, इज्जत थी, क्या क्या दहेज में दिया था तुम्हारे घर वालों ने, मैं सब जानता हूँ। फिर उन्होंने संध्या की ओर देखा और तीखे लफ्ज में बोले, और तुम बहू, तुम हर बार दहेज दहेज चिल्लाती रहती हो। तुम्हारे मायके वालों ने कितने दिए हैं? सिर्फ 4 लाख। रुको। सज्जन जी के पास के कमरे में जाकर अपनी चेकबुक निकाली और 4 लाख रुपए का चेक काटा, संध्या के हाथ में थमा दिए और बोले, ये लो, जाकर अपने माँ बाप को दे देना, ताकि अगली बार यहाँ खड़े होकर अपनी बहन जैसी किसी बहू को नीचा दिखाने से पहले सोच सको, और मेरे सामने कभी दहेज का नाम भी मत लेना। फिर उन्होंने पूजा की ओर देखा और कठोर आवाज में कहा, और तुम पूजा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी बार बार मायके क्यों रहने आती हो? अपने घर जाया करो। उसके बाद सज्जन जी ने सबको सख्ती से चेतावनी देते हुए कहा, अब इस घर में किसी ने भी छोटी बहू नैना को कुछ भी कहा, ताना मारा, तो मैं खुद उसे इस घर से निकाल दूंगा। यह घर मेरा है, किसी के बाप का नहीं। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। माधुरी देवी, संध्या और पूजा तीनों के चेहरे पर शर्म से झुके हुए थे। नैना एक कोने में पड़ी सिसक रही थी, लेकिन पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने सच में उसका साथ दिया है। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नैना को कुछ उल्टा सीधा कह सके। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि उस घर की इज्जत और आत्मसम्मान की प्रतीक बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको लगता है कि सज्जन जी ने दहेज छोड़कर और नैना के लिए घर में आवाज उठाकर सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।